नियति लेने आई परीक्षा, नीलम मंजीत के प्यार की। शस्त्रवार से घातक होती, पीड़ा झूठ के वार की। कैसे पार लगेगी नौका, अब टूटी पतवार की। देखें किसके पास काट है, क्रूर नियति की मार की। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं छोड़ चला जाऊंगा, तुम देखती रहियो। समझ आया मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ? अरे भाई इसलिए कि मंजीत ने कुछ ऐसा ही कहा है अपनी नीलू से, और वो भी पिछले भाग में। यदि नहीं सुना है तो जल्दी से जाकर सुनकर आइए। और आपको सुनाती हूँ मैं कोमल अग्रवाल, भाग 123। आज कई दिनों के बाद पाखी और सूरज को इतना एकांत नसीब हुआ था। कोठी पर कोई न कोई उनके साथ होता ही था और वे एक दूसरे के साथ खुलकर इतना सब कुछ नहीं कह पाते थे जो आज कह रहे थे। एक महीना कितना जल्दी बीत गया ना, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। पाखी सूरज को ब्रेकफास्ट करवाती हुई बोली, तुम्हें तो फिर भी थोड़ी फुर्सत मिली होगी डायरी लिखने के लिए। मैं तो ऐसा लगता है जैसे टाइम का गुलाम बन गया हूँ। एक के बाद एक असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। उसने पाखी को एकदम नजदीक बिठा लिया और उसे खिलाने लगा। इतना काम करने की जरूरत क्या है, लेकिन सब कुछ तो है तुम्हारे पास। पाखी ने प्यार से उसे समझाया, काम इसलिए करता हूँ ताकि सपने साकार हो सके। एक सपना वो जो रिजॉर्ट का है, तुम्हें कभी बताया नहीं। मैं हमेशा से एक रिजॉर्ट बनाना चाहता हूँ, हरी भरी वादियों के बीच, जहाँ जंगल का परिवेश हो और आसपास टूरिज्म प्लेसेस हो। सूरज ने बताया, लेकिन हमारा होटल भी तो टूरिस्ट स्पॉट्स के पास है ना? पाखी पूछने लगी। है तो, लेकिन ये अर्बन एरिया में है और इसका फोकस लग्जरियस अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना है, और ये काफी एक्सपेंसिव भी है। मैं ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ जहाँ सुविधाएं होटल जैसी ही हों, पर वो थोड़ी इकोनॉमिकल हो। लंबी छुट्टियां बिताने के लिए लोग आएं और शांति, सुकून सब और हो। सूरज अपना सपना बता रहा था और पाखी उस स्वप्न को खुली आंखों से देख रही थी। उसके सामने उस स्वप्न का पूरा ढांचा ही जैसे सजीव हो उठा था। हे, कहाँ खो गई? सूरज चुटकी बजाने लगा। तुम्हारा सपना मुझे तुमसे दूर ले गया था, वह बोली। मेरा सपना तुम्हें मेरे और नजदीक लाएगा, जानती हो क्यों? वह बोला। क्यों? पाखी ने पूछा। क्योंकि उस सपने का नाम अप्सरा रिजॉर्ट है। नीलम ने जैसे ही कहा कि पिंटू चिंटू जैसा कोई है ही नहीं, यह सुनकर तो मंजीत के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या? तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? वह हैरानी से बोला। मंजीत जी, एक मिनट, देखिए इसका हाल कैसे कांप रही है। पहले इसको शांत होने दीजिए, फिर पूछ लीजिएगा, वैशाली ने सहमे स्वर में कहा। मंजीत को अपने गुस्से पर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी, तुम बैठो, पानी पियोगी? वह गिलास में पानी डाल आगे बढ़ाया। नीलम ने उसकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, फिर पानी पी लिया। अब ठीक लग रहा है ना नीलू? वैशाली पूछने लगी। हाँ ठीक है दी। तो ठीक है, अब तुम दोनों बातें करो, और हाँ मेरी एक बात सुन, जो भी है सब मंजीत जी से सच सच कह देना। मैं ज़रा एरोबिक्स के लिए जा रही हूँ। कहती हुई वैशाली ने मंजीत को शांत रहकर बात करने का संकेत किया और वहां से निकल गई।
उसके जाने के बाद मंजीत ने रूम बंद किया और उसके पास आया। नीलम और घबराई। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, भरोसा रखो। मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा, बस सच बोलो, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मंजीत ने शांत लहजे में कहा। उसका अंतिम वाक्य सुनकर नीलम और भी अपसेट हो गई। तो मैं पूछ रहा था कि पिंटू कौन है? मंजीत ने स्वर में ठहराव लाते हुए कहा, पर उसकी धड़कनें स्थिर नहीं थी। दोनों के प्यार की नौका तूफान में डगमग डगमग डोल रही थी और कब डूब जाएगी इसका कोई पता न था। मंजीत के गुस्से से नीलम अब अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी, इसलिए उसे और घबराहट हो रही थी। पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, उसने डरते डरते कहा। हाँ, वादा करता हूं, मंजीत ने उसकी आशा के विपरीत कहा। नीलम को जैसे भरोसा ही नहीं हुआ। सच में ना, आप सच कह रहे हैं? अपनी बीजी की सौगंध, वह बोला तो नीलम उसे अविश्वास के भाव से देखने लगी। उसका दिल उसे धिक्कारने लगा। उसने मंजीत से एक बड़ा झूठ बोला था और इतने दिनों से एक तरह से वह उसकी भावनाओं के साथ खेलती ही तो आई थी। मुझे मारिए, मुझे डांटिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला, कितना बड़ा गुनाह किया है मैंने। वह फिर रोने लगी। क्या किया है तुमने? यहाँ मेरे पास आकर बताओ। मंजीत ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया तो नीलम ने अपनी पलकें मूंद ली। दोनों बहुत नजदीक थे। वह उसके आंसू पोंछ उसका माथा सहलाने लगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अगर तुम मेरा खून भी कर दोगी तो भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मंजीत बोला तो नीलम ने आह भरी। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूं। मैंने आपको दुख दिया, आपका इम्तिहान लिया। वह उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। कैसा इम्तिहान? मंजीत पर उसका एक एक शब्द हथौड़ी की तरह चल रहा था, मगर वह अपने दिल को दोनों हाथों से थामे खुद को मजबूत दिखाने का प्रयत्न कर रहा था। काफी रोने के बाद नीलम उससे थोड़ा अलग हुई और दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछ बोलने लगी। वो पाखी दीदी की शादी में आपसे मेरा झगड़ा हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि आपने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे लिए रिश्ता भेजा है। वह बोली। क्या? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? मंजीत हैरान हो गया। हाँ, तो मैंने सूरज जीजू से साफ कह दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि तब मैं आपको जानती नहीं थी। फिर आप आए और आपने हमारी सब बातें सुन ली। लेकिन पिंटू का क्या मामला है? मंजीत समझ नहीं पा रहा था। बता तो रही हूँ, ये मेरा और रानी दीदी का प्लान था। नीलम बोली तो मंजीत को यकीन ही नहीं हुआ। रानी? हाँ, मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई कि अब मैं आपको चाहने लगी हूँ। एक मिनट, ये कब की बात है? मंजीत ने उसे टोका। जी, वो जब गुंडों से आपने मेरी जान बचाई थी ना, तब से। उसकी गोलमोल बातें सुनकर मंजीत का दिमाग तो झटका ही खा गया था। फिर मैंने रानी दीदी से अपने दिल की बात कही तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं आपसे शादी न करने की कोई वजह बता दूं। तो उस दिन जब आप गार्डन में आए तो मुझे कुछ और नहीं सूझा आपको रोकने के लिए, तो मैंने आपसे कहा कि मैं किसी से वादा कर चुकी हूँ और ऐसे हमारी दोस्ती हो गई। मैं बहुत खुश थी, मगर जब आपने कंपनी बाग में उस लड़के का नाम पूछा तो मुझे जो नाम पहले ध्यान आया ना, मैंने वही कह दिया। नीलम कहती गई। तो पिंटू फेक नाम है? मंजीत अधीरता से बोला। जी, वो मेरी दूध वाली का 4 साल का बच्चा है, वो मेरे साथ खेलता है।
नीलम बोली तो मंजीत को खूब जोर की हंसी आई। सच है, लड़कियों की माया तो भगवान नहीं जान सके तो मैं कैसे जानता। उसे हंसता देख नीलम को चैन मिला। अब वह खुलकर बोलने लगी। उसके बाद मैंने आपको अपना नंबर दे दिया, यह सोचकर कि बाद में आपको बता दूंगी। लेकिन मैंने तो खुद उसकी आवाज सुनी थी फोन पर उस शाम गैलरी में। मंजीत पूछने लगा। जी वो तो मेरा कजिन था जो प्लान में शामिल था, नीलम ने उत्तर दिया। और ये प्लान कब और कैसे बनाया गया? मंजीत उलझन के धागे खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर धागे थे कि और ही उलझते जा रहे थे। वो आपको याद है, जंगल वाला रिजॉर्ट? वहां मैंने आपके लिए गाना भी गाया था, अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी आप मुझसे रूठे रहे। तो इस कांटे को दूर करने के लिए रानी दीदी और मैंने एक प्लान बनाया और फोन वाला ड्रामा खेला। नीलम ने सारी बातें बताई, ताकि मैं ये यकीन कर लूं कि कोई पिंटू था और अब उसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम्हारे नजदीक आ जाऊं। मंजीत अब थोड़ा नाराज होता हुआ बोला। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी गलत भावना मेरे दिल में कभी नहीं थी और न है। बस आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, आपके सुख दुख में आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपका ख्याल रखना चाहती हूँ हमेशा हमेशा, नीलम बोली। तो तुमने यह सब झूठ कहा कि वो दूध वाले का बच्चा, वो पिंटू तुम्हें टॉर्चर करता है, तुम्हें परेशान करता है और तुम्हें गालियां देता है, यहाँ तक कि मुझसे पता नहीं बेचारे को गालियां भी पड़वा दी। मंजीत ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। तो मैं और क्या करती? आपकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखा करती थी, इसलिए तो गर्म चाय भी जानबूझकर गिरा ली ताकि आपका अटेंशन मिले। लेकिन आपने मेरा कंपैरिजन अपने दोस्तों के साथ कर दिया। ओह, तो इसलिए हॉन्टेड हाउस में मुझ पर मेहरबानियां की जा रही थी। मंजीत को एक एक कर सब याद आया कि कैसे नीलम उसे चिपक कर चल रही थी और डरने का ड्रामा कर रही थी। उसके तेवर फिर उग्र होने लगे। वो रानी दीदी ने कहा था ना डरने का ड्रामा करने के लिए, और फिर आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। नीलम सहमते हुए धीरे धीरे बोलने लगी। हाँ, और इको पॉइंट पर तुम्हें वह मौका मिल गया और इसलिए वहां रोने का नाटक खेला और रानी ने मुझे बलि का बकरा बना दिया और मैं बेवकूफ यह सोचता रहा कि मुझे तुम्हें माफ कर फिर से रिश्ता भेजना चाहिए। रानी का जिक्र सुनकर नीलम उदास हो गई। नहीं नहीं, वो ड्रामा नहीं था और रानी दीदी ने भी जो कहा वो झूठ नहीं था, लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा हुआ तो उन्हें और मुझे आपके दर्द का एहसास हुआ। इसलिए मैंने आपको सब बताने का फैसला किया, इसलिए ही आपको गैलरी में ऊपर बुलाया, लेकिन आप आए ही नहीं। इसका मतलब हाथी कांड के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा, मंजीत गुस्से में बोला। अब ऐसे तो मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। कुदरत भी चाहती थी कि हम मिले, इसलिए उसने हाथियों को भेज दिया। नीलम मुस्कुराई। मुझे भी उल्लू बनाया और सूरज को भी, मंजीत ने कंफर्म किया। हाँ, जीजू भी बुद्धू बन गए, नीलम ने धीरे से कहा। तुम लड़कियों से तो भगवान ही बचाए, वह बोला और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। नीलम उसके ऐसे इग्नोर करने से बहुत घबराई। लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो तो मैंने तुमसे सच उगलवाने के लिए कहा था। नीलम जैसे आकाश से धरती पर गिरी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो आपने मुझसे झूठ कहा, नीलम बोली। माइंड योर लैंग्वेज, तुमने मुझसे इतने झूठ बोले, मैं एक नहीं बोल सकता मिस नीलम। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। गुड बाय। वह स्थिर भाव से बोला और वहां से तीर की भांति निकल गया। दरवाजा धाड़ से बंद हो गया।
और नीलम लड़खड़ाते कदमों से सोफे पर आ गिरी। अपना चेहरा हाथों में छुपाए वह देर तक रोती रही। एक झूठ ने उसे किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। क्या हुआ मंजीत बाबू, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? प्रभात जब सूरज के कैबिन में आया तो मंजीत को वहां अकेला देखकर चौंका। ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आओ बैठो, मंजीत बोला। नहीं, कोई बड़ी बात है शायद। आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? प्रभात उसे देखते हुए पूछने लगा। मेरे चेहरे पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, मंजीत उदासी भरे स्वर में बोला। लिखा तो बहुत कुछ है, शायद आपके दिल के जज्बात। प्रभात ने जो उत्तर दिया उसे सुन मंजीत सोच में डूब गया। शायद तुम मेरे दिल को औरों से ज्यादा समझने लगे हो। तो ये तो अच्छी बात है ना मंजीत बाबू, पर पूरी बात आप बताएंगे तो ही समझ आएगी, प्रभात ने कहा। कुछ बातें तो मुझे भी तुमसे पूछनी है, मंजीत बात का रुख पलटते हुए बोला। उसे पार्टी में रोजी और प्रभात की दूरियों का एहसास हो गया था। अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो आपको मिस रोजी के बारे में पूछना है ना? प्रभात गंभीर स्वर में बोला। हाँ, तुम याना के साथ क्या कर रहे थे और रोजी की आंखें इतनी उदास क्यों लग रही थी? मंजीत ने पूछा। पहली बात तो ये मंजीत बाबू कि मैं याना के साथ नहीं, वो मेरे साथ थी। और दूसरी बात ये कि दूसरों को जख्म देने वाले कभी खुद खुश नहीं रहते। प्रभात की बातें कम और पहेलियां ज्यादा लग रही थी। जख्म से तुम्हारा क्या मतलब है? मंजीत ने सवाल किया। एक बात बताइए, किसी के साथ अगर थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए किसी गलत तरीके का सहारा लिया जाए तो क्या उसके चरित्र और उसके नेक इरादों पर सवाल उठाया जाना चाहिए? प्रभात की यह बात सुन मंजीत चौंका। क्या ये नीलम के बारे में बात कर रहा है? नहीं, इसे कैसे पता होगा? वह खुद को संभालते हुए बोला। बिल्कुल नहीं, पर फिर भी गलत तरीका इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? कोई जानबूझकर ये सब नहीं करता मंजीत बाबू, हालात ही इंसान को विवश करते हैं। प्रभात का एक एक शब्द मंजीत के दिल पर चोट कर रहा था। चर्च में रोजी के मारे तमाचे की बात बताते हुए प्रभात के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। जख्म यहाँ नहीं, यहाँ लगा है मंजीत बाबू, उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। मे आई कम इन? तभी एक आवाज आई। दोनों ने एक साथ पलटकर आवाज की दिशा में देखा। रोजी रोजाना की तरह सूरज के लिए कॉफी लेकर आई थी, पर उन दोनों की तरह वह भी चौंकी, मंजीत से ज्यादा प्रभात को वहां देखकर। वो जाने को पलटी। मिस रोजी आइए, मंजीत ने आदेश दिया। कुछ लम्हों तक वह वैसे ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कदम रखती सोफे के पास आई। बड़ी मुश्किल से ट्रे वहां रखकर वह खड़ी हो गई। सिट डाउन, मंजीत ने कहा तो वह एक और बैठ गई। प्रभात उसे नजरें चुराता इधर उधर देखने लगा। आज ये कॉफी मेरे भाग्य में है। मंजीत मुस्कुराया और कॉफी पीने लगा। एक बात जानते हो तुम दोनों, प्यार चीनी की तरह होता है, चीनी गायब तो मिठास गायब। वह सिप लेकर बोला। लेकिन मैंने तो शुगर डाली थी, रोजी हड़बड़ाई। मैं इस कॉफी की नहीं, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जिंदगी में अगर मिठास घोलनी हो तो छोटी छोटी बातों के लिए तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मंजीत सर, बड़ी बातों के लिए माफी मांगने में वक्त लगता है और माफी मांगने का मौका भी तो मिलना चाहिए, रोजी ने धीमे स्वर में कहा। तो वक्त लो, मगर इतना नहीं कि कोई तीसरा आकर तुम्हारा वक्त चुराने लगे। मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। प्रभात अनुमति लेकर बाहर चला गया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, रोजी बोली। तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था वो तुम कर चुकी हो। अब सोचो उसकी भरपाई कैसे होगी।
मंजीत रुखाई से बोला। मैं प्रभात जी की बहुत इज्जत करती हूँ मंजीत सर। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो बड़ी इज्जत बख्शी ना तुमने उसे, क्यों? नहीं नहीं मंजीत सर, मैंने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया। बिलीव मी, आई वॉज लॉस्ट दैट डे। वह भावुक हो गई। तो जाओ, इस बात का भरोसा उसे दिलाओ, मुझे नहीं। मंजीत ने बात खत्म की और साथ ही कॉफी भी। इन सब के बीच उसका फोन इतनी बार वाइब्रेट हो चुका था कि रोजी ने टोका, कोई आपको बहुत मिस कर रही है शायद। मैं देखता हूँ। रोजी चली गई और मंजीत देखने लगा उसका नाम जो वह जानता था। साथियों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, सिर्फ आज का समय खत्म होता है। हर कोई वक्त ले रहा है सोचने में, तो आप भी लीजिए। और इतना वक्त है आपके पास कि आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बता सकें कि क्या प्रभात को भूल जानी चाहिए रोजी के थप्पड़ की चोट, और क्या मंजीत को स्वीकार कर लेना चाहिए नीलम का झूठ। बताइएगा अवश्य। इस भाग को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।